बोलो, तब तक मैं लिख रहा हूँ। क्या? देखो, बेवकूफ मत बनाओ मुझे, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। ऐसी एक खरीद लिया, ऐसी देखना चाह रहा है कैसा। सोचिए, अगर समय भी चाहिए तो 2-4 दिन का समय ले लो, अगले विजिट तक का समय ले लो, ठीक है। लेकिन मुझे ये बतलाना कि इसके पीछे सोच कौन सी काम कर रही है। मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी को आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करने के क्रम में मैंने कहा था कि इकोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है 5 आधारों पर किया गया है। नहीं, पहला आधार क्या है? तो मैंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ interrelation with the rest of the world। और इसके कंटेक्स्ट में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, और ओपन इकोनॉमी। दूसरा हमने क्या कहा था? नंबर 2 कंटेक्स्ट में हम जाए तो दूसरा कंटेक्स्ट इमर्ज करता हुआ आता नहीं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। और इसके कंटेक्स्ट पर हमने क्या कहा था? इसके कंटेक्स्ट में हमने कहा था कि मार्केट इकोनॉमी, या इसी को क्या कहा जाता? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हमने क्या कहा था? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा हमने क्या कहा था? और कल हम लोगों की गाड़ी किस में फंस गई थी? कल हम लोगों की गाड़ी मिक्स इकोनॉमी में फंस गई थी। अब फंस गई नहीं थी, फंसा दिया गया था। नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो तीसरा कंटेक्स्ट है विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज। और इसके कंटेक्स्ट में इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किस रूप में किया जाता? डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते? विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी। उसको क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरे को क्या कहते हैं? और इसी विकासशील अर्थव्यवस्था में एक सब कैटेगराइजेशन क्रिएट हुआ है, जिसके लिए क्या टर्म यूज होता? इमर्जिंग
इकोनॉमी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था। किधर से आवाज आ रही है? मोबाइल या मैसेज की आवाज आ रही है और तुम हमें बाहर ले जा रही हो क्लासरूम की। हाँ? नहीं, ठीक है। और थर्ड क्या है? लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी। इसको क्या कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। नहीं, और इसी कंटेक्स्ट में देखेंगे तो फिर आप क्या देखेंगे? चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। और लास्ट है विकास की रणनीति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। यही मैंने चर्चा की थी ना। अब डेवलपमेंटल स्टेज के कंटेक्स्ट में देखें, मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन उसकी चर्चा करने के पहले मैं जिस चीज की आपके साथ चर्चा करना चाहता वह क्या है? वह है डायमेंशन, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि के विभिन्न तो इकोनॉमिक ग्रोथ के कितने स्टेज होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के कितने स्टेज होते हैं? कौन कौन 5 स्टेज होते हैं? कौन कौन? इकोनॉमिक ग्रोथ के कितने स्टेजेज होते हैं? आर्थिक समृद्धि के कितने चरण होंगे? गैप देते हो ना तुम भी क्लास में? ग्रेजुएशन कब पूरा किया है? 2016। तब से अब तक क्या कर रहे थे? स्टडी क्या क्या की है? अगर यहां जुड़े हो तो कुछ फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और वो कब होगा? जब रेगुलर होगे। ऐसा तो नहीं है कि अमन जी का प्रभाव जो है संक्रामक प्रभाव शिफ्ट करता रहता है। क्यों हो जाता है? मैं वाकई में ये जानना चाहता, क्योंकि देखो एक बात मैं बार बार कहता हूं, पढ़ा लिखा तो कोई भी सकता है,
सफलता के लिए पढ़ने और लिखने से ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, एटीट्यूड की, वो सफलता वाला एटीट्यूड है या सफलता वाला एटीट्यूड नहीं है। मेरी बातें समझ रहे हो? ये कहाँ तक तुम विजुअलाइज करते मैं नहीं कह सकता। अगर तुम देखो और बहुत सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करो तो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क तुमको एटीट्यूड का दिखेगा, बेसिक एटीट्यूड का फर्क दिखेगा। सफलता के लिए जो है, यद्यपि वो चीज भी अच्छी नहीं है, मैं पसंद नहीं करता, लेकिन टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा उसको मर्यादित करते हुए सफलता के लिए बीजेपी वाला एटीट्यूड चाहिए, कांग्रेस वाला नहीं। मतलब वह आपके लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन जाना चाहिए। मेरी बातें समझ रहे हैं? यानी जब तक वह आपके लिए जीवन और मरण का प्रश्न नहीं बनेगा, जब तक ऐसा नहीं होगा, नहीं, तब तक आपके और सफलता के बीच की दूरी बनी रहेगी। तब तक आपके और सफलता के बीच की दूरी बनी रहेगी। नहीं, इसलिए, और ये मत सोचना मेरी नज़र सब पर रहती है, लगातार मैं नोटिस करता हूं, समझे? और हो सकता है किसी दिन किसी को लगे कि बच गए, लेकिन ये ध्यान रखो मेरे रडार में हैं और किसी भी समय आप लपेटे में आ सकते। तो अगर तुम देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 स्टेजेज हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होता? इकोनॉमिक ग्रोथ का तृतीय चरण। नहीं, इधर साइड वाले को मिटा दूं? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रथम चरण जो होता है उसमें कृषि क्षेत्र जो होता है उसका योगदान क्या होता? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द्वितीय चरण में क्या होता? मतलब इसको एग्रीकल्चर कहने का मतलब क्या है? सेकेंड फेज जो है सेकेंडरी सेक्टर जो होता, जिसमें क्या आते? कंस्ट्रक्शन एंड इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता। और तृतीय चरण में आप क्या देखेंगे? सर्विसेज, अर्थात टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इस सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा होता है।
ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। अब अगर आप गौर करें, प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी स्टेज की ओर जब बढ़ेंगे और सेकेंडरी स्टेज से जब टर्शियरी स्टेज की ओर बढ़ेंगे, थर्ड स्टेज की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें क्या दिखाई पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी की दृष्टि से देखोगे आप पाओगे एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? घटेगा नहीं। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? नहीं। बातें समझ रहे हैं या नहीं? एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा। और इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बढ़ेगा। सेकेंड से यहां पर आएंगे तो यहां पर आप क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान क्या होगा? घटेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान क्या होगा? या तो घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सर्विसेज सेक्टर का योगदान क्या होगा? बातें स्पष्ट हुई या नहीं? कोई डाउट इसमें? क्लास तरपना समझते हो? क्लास तरपना क्या? वाह, हाँ, देखेंगे उसमें क्या होता कि गार्जियन को लगा, टीचर को लगा कि बच्चा पढ़ने में तेज है। तो बच्चा पढ़ने में तेज है तो क्या करते हैं गार्जियन या टीचर? नहीं, या तो तीसरा के बाद सीधे 5वां में पहुंचा देते, चौथा के बाद सीधे 6ठा में पहुंचा देते, नहीं। या फिर क्या होता है, 6 महीना चौथा में और 6 महीना 5वां में, मतलब साल भर में 2 क्लास पूरा कर लिया। ऐसा होता है या नहीं? नहीं। तो इसका बच्चे पर क्या असर होता है? कोई असर होता है? क्या असर होता? तो आप देखेंगे बच्चा फरफराने लगता। फरफराना समझते हैं? बेचारे की सारी तेजी जो है, सारी तेजी क्या होती है? हवा होती जाती है, निकलने लगती है। देख, तो कोई भी अर्थव्यवस्था इन 3 चरणों से गुजरेगी नहीं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो क्लास तरपने वाली प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था में भी दिखाई पड़ती। क्यों मैंने क्लास तरपने की चर्चा की? तो क्लास तरपने वाली यह प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था में भी दिखाई पड़ती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कहें तो इंडियन इकोनॉमी में यह सेकेंड फेज आया ही नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह दूसरा चरण कभी आया ही नहीं। नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर आर्थिक विकास के पहले चरण, आर्थिक समृद्धि के पहले चरण में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है
आज तक 30% को नहीं टच कर पाया। मेरे ख्याल से 28 से 29 के बीच हाईएस्ट रहा है। नहीं, इसका मतलब यह कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर 30% प्लस नहीं रहा तो उस स्थिति में या तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज्यादा रहा या फिर सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा। और करेंटली अगर आप देखें तो इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है? इंडियन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको सर्विसेज सेक्टर का दिखाई पड़ता। कितना परसेंट के आसपास है? नियर अबाउट 60%, नियर अबाउट 57, 58, 59, थोड़ा सा वेरी करता रहता है। नंबर 2 पर किसका कंट्रीब्यूशन है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग कितना है? तो करीब करीब 27 प्लस माइनस। और बचा खुचा कंट्रीब्यूशन कितना है? 14 से 15 के बीच एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछ दी जाती। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से इंडियन इकोनॉमी में के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से डिफरेंट सेक्टर को देखें तो पहले सर्विसेज सेक्टर है, फिर इंडस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर है। नहीं, अब एक प्रश्न उठता है मन में। ये चीजें लिख लिया कि नो सेकेंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। क्या मन में यह प्रश्न नहीं उठा? क्या मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि यह दूसरा चरण क्यों नहीं आया? उठा या नहीं? तो बतलाइए क्यों नहीं आया, रीजन क्या? और कुछ? और कुछ? और कुछ? ये अनुमान लगा रहे हैं कि काम किया है। सही सही बतलाइएगा। अनुमान लगा रहे हैं नहीं, क्योंकि एज ए टीचर मुझे बीमारी का पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आप देखें तो पहली महत्वपूर्ण चीज जो उभर करके आती है, इंडिया ने, भारत ने समाजवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया नहीं। और चूंकि भारत ने समाजवादी रुझान वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया, तो इसलिए अगर आप देखें और हाथ चलाते रहें ना, क्या सब चीज लिखवाना होगा क्या? थोड़ा थोड़ा हाथ चलाते रहेंगे ना, नहीं तो उन्हीं चीज को बतलाऊं, उन्हीं चीज को दोबारा लिखवाऊं, कैसा लगेगा? और फिर चीजें बढ़ जाएंगी। नहीं, और थोड़ा सा मुझे स्पेस देंगे तो ये क्लास केवल फाउंडेशन का क्लास नहीं रह जाएगा। रियल सेंस में आपका फाउंडेशन जो है तैयार होता जाएगा और आपको सोचने का भी अवसर मिलेगा और समझने का भी अवसर मिलेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी वह मॉडल जो समाजवाद की ओर रुझान रखता नहीं। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण दो चीजें होती। इस मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को लीडिंग रोल दिए गए,
सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मतलब जो सरकारी उपक्रम है सामान्य शब्दों में, तो जो सरकारी उपक्रम है उनको अग्रणी भूमिका दी गई नहीं। और कहीं ना कहीं सरकारी उपक्रमों की अग्रणी भूमिका किसमें रूपांतरित होती चली जाती? तो सार्वजनिक उपक्रमों की अग्रणी भूमिका उनकी नियंत्रणकारी भूमिका में रूपांतरित होती चली जाती। बातें समझ रहे? सार्वजनिक उपक्रमों की अग्रणी भूमिका उनकी नियंत्रणकारी भूमिका में तब्दील हो जाती। मीन्स लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडिंग द लीडिंग रोल ऑफ PSEs, public sector enterprises, into controlling role of PSEs नहीं। और इसके कारण क्या होता? इसके कारण क्या होता? इसने जो है प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को क्या किया? बाधित किया। निजी क्षेत्र के विकास को क्या किया? बाधित किया। यह मेजर ग्रोथ कंस्ट्रेंट के रूप में इमर्ज करता है फॉर प्राइवेट सेक्टर नहीं। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें नहीं, तो तीसरा कंटेक्स्ट है कि इस इकोनॉमिक मॉडल में स्टेट से दो मेजर एक्सपेक्टेशन किए गए। इस मॉडल में राज्य से दो अपेक्षाएं थी। नंबर वन, क्या क्या अपेक्षाएं राज्य से थी? तो पहली अपेक्षा थी कि स्टेट जो है वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करे, अर्थात कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारियों को राज्य स्वीकार करे, सरकार स्वीकार करे। एक यह अपेक्षा की गई। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो राज्य से यह अपेक्षा की गई, सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वह फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेवारी क्या करे? अपने कंधों पर उठाए। राज्य से यह अपेक्षा की गई कि वह भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाए नहीं। अब क्यों? क्योंकि भौतिक और सामाजिक जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें हैवी वॉल्यूम में निवेश की जरूरत थी, उनमें भारी मात्रा में निवेश की जरूरत थी। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज अगर देखें तो वहां पर आप देखेंगे जेस्टेशन पीरियड लंबा था, गर्भावधि काल वहां पर लंबा था, जिसको सामान्य शब्दों में संक्रमण काल भी कहते नहीं। कहीं हम निवेश करते तो तुरंत रिटर्न मिलने लगता है, रिटर्न मिलने में समय लगता है ना नहीं। तो निवेश के समय और ब्रेक इवन पॉइंट के, निवेश के समय से लेकर ब्रेक इवन पॉइंट के तक पहुंचने तक का समय क्या कहलाता है? जेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि काल, उसको संक्रमण काल भी कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने का मतलब क्या हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने का मतलब हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस। वहां से गाड़ी आगे बढ़ेगी तो वो प्रॉफिट देने का काम करेगी नहीं। तो अगर हम देखें
तो आपने देखा एक तो हैवी वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और दूसरा आपने क्या देखा, जेस्टेशन पीरियड, लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड है। और तीसरी चीज अगर देखें तो रेट ऑफ रिटर्न भी वहां पर क्या है, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट किया जाता, रेट ऑफ रिटर्न भी या तो नहीं है या बहुत कम है। नहीं तो अगर आप देखें ऐसी स्थिति में क्या इस बात की उम्मीद हम कर सकते कि प्राइवेट कैपिटल उस तरफ जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ओरिएंटेशन उस तरफ होगा? क्योंकि प्राइवेट कैपिटल और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट किधर होगा, और हाथ चलाते रहें क्योंकि स्पीड हमने स्लो रखा है। और मैं देख रहा हूं कई लोग प्रवचन केवल सुन रहे हैं, नहीं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं रुक करके लिखाऊं, यही ना, तब लिख रहे हैं सारा बिंदु। बोलिए तो मैं चेक कर लूं। एक छोटा है ना, मैं जानता हूं ना, नहीं तो अगर देखें तो प्राइवेट कैपिटल और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ओरिएंटेशन नहीं फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर नहीं होगा, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन उस तरफ होगा जहां पर मतलब वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो और रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो और जेस्टेशन पीरियड छोटा हो। नहीं, गांव में देखेंगे कई लोग आपको मिलेंगे कि वो कोई काम नहीं करते, वो कोई काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो उनका कहना है ये काम मेरे लायक नहीं है, हम 10,000 20,000 की नौकरी नहीं करने वाले हैं। ऐसे लोगों से मिले हैं या नहीं? जबकि वास्तविकता है वो 10,000 20,000 के लायक भी नहीं है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि सीधे लाख 1.5 लाख 2 लाख जो है हर महीने आना शुरू हो जाए, जो कभी नहीं होने जा रहा। और जो कभी नहीं होने जा रहा था इसका मतलब जो है वो कभी काम नहीं करने जा रहे हैं। तो घिसट घिसट के ऐसे लोगों की जिंदगी क्या होती है? घिसट घिसट के ऐसे लोगों की जिंदगी जो है चलती है। तो अगर आप देखें तो इसके कारणों से आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर का तेजी से क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का इसके कारण तेजी से विस्तार होता है। और पब्लिक सेक्टर जैसे जैसे एक्सपेंड करता है वैसे वैसे अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की भी क्या होती, साइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी जो है एक्सपेंड करने की जरूरत होती। प्रशासनिक मशीनरी के आकार को भी जो है विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता होती है। नहीं, और प्रशासनिक मशीनरी के आकार को अगर विस्तार प्रदान किया जाएगा तो उसी स्थिति में सर्विसेज सेक्टर का एक्सपेंशन क्या होगा, अपेक्षाकृत तेज होगा। नहीं, और दूसरी ओर जैसे जैसे इनकम बढ़ती, अभी कितना खर्च करते हैं पटना में, हर महीने का खर्च कितना है, 10,000 रुपये। अगर पिताजी बुला के कहते हैं कि मयंक, मैं सोच रहा हूं कि थोड़े दुबले, माँ कहती है पिताजी को कि देखिए मयंक दुबला हो रहा है, लगता है ठीक से खाना खाता पीता नहीं है, उसको लगता है पैसे उसे की दिक्कत है, थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए। तो पिताजी कहते हैं अच्छा ठीक है मयंक, अब जो है तुमको अगले महीने से 15,000 जाएगा। तो क्या कीजिएगा, क्या करेंगे? क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। नहीं, क्या क्या करेंगे? मैं मान लीजिए कि 15,000 कल से आ रहा है, क्या क्या परिवर्तन होगा मैं जानना चाहता।
इसके नहीं नहीं, रियल वाला बतलाएं हमको, क्योंकि रियल वाला ही तो आप लोग समझेंगे। सर फूड क्वालिटी में थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, और एक एक्स्ट्रा में जो है सर, जैसे जो वीक में जूस वगैरह लेते हैं वो थोड़ा ड्यूरेशन को और कम कर देंगे, 2 दिन 3 दिन पे लेने लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ सर सेविंग भी कर लेंगे इसमें। अच्छा, और अच्छा, ये रियल सेंस में बतला रहे हैं, सेविंग भी कर लेंगे। अच्छा, और सर क्या कपड़े खरीद लेंगे, कपड़े उपड़े खरीदेंगे। महीने में एक बार सिनेमा देखने जाते होंगे, नहीं तो 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, नहीं? बसंत विहार में नहीं, हम लोगों का समय था तो मैं प्रीफर करता था मे फेयर में जाना, डाक बंगला चौराहा के पास हुआ करता था, और शानदार उसका डोसा हुआ करता था। काहे बसंत विहार का वैसा होगा? तो बसंत विहार में एक बार जाते हैं तो 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, ऐसा होगा ये नहीं। मतलब यह कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, नहीं, वैसे वैसे अगर आप देखें तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी डिमांड क्या होता है, सर्विसेज का डिमांड भी बढ़ता लगता है। तो कहीं ना कहीं वह सर्विसेज सेक्टर के ग्रोथ को क्या करेगा, सर्विसेज सेक्टर के ग्रोथ को वह एक्सेलरेट करने का काम करेगा। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो हमने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, हमने जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो मॉडल अपनाया 1950s में, क्योंकि थोड़ी सी नेहरू जी की मैं भी आलोचना कर लूं, क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं, नहीं तो एक बच्चे ने बड़ा दुखी था मुझसे, तो उस बच्चे ने जो है एक मेंस वाले बैच में मैंने क्लास लिया था इनिशियल इंट्रो लेक्चर के बाद, तो हमने कहा कैसे सोचने का तरीका बदलें तो देखें। तो हैदराबाद रेप, उसके बाद जो इनकाउंटर हुआ था, ठीक है, या रेप के लिए फांसी की सजा जो मांग की जाती है, मैंने इस प्रश्न को उठाया, या याकूब मेनन को जो फांसी दी गई थी, हमने उस प्रश्न को उठाया। फिर उसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो मसला मेरे ख्याल से सीएए और एनआरसी के मसले को उठाया, जो वीडियो उपलब्ध हुई है, और देखिए अलाय बलाय देखने पर यूट्यूब पर जाकर उससे बढ़िया काम की चीज़ देखें तो कुछ फ़ायदा हो। तो एक बच्चा बड़ा दुखी था, उसने कहा कि आप जो हैं पूरी तरह से बायस्ड हैं, पूरे की पूरी कश्मीर नीति की चर्चा कर ली और एक बार भी नेहरू की गलती की चर्चा नहीं की। तो मुझे लग गया कि इस बच्चे की बीमारी क्या है। ये जो है गांधी फोबिया, मतलब यह एलर्जी की बीमारी से ग्रस्त है, और ये जो एलर्जी है वो पॉलिटिकल नेचर की एलर्जी है, जिसमें गांधी और नेहरू से एलर्जी है, नहीं। तो 1950s में देखें, मिड में 1956 में महालनोबिस मॉडल को आधार बनाया जाता, आगे मैं चर्चा करूंगा। तो महालनोबिस मॉडल में अगर आप देखें तो किनको प्राथमिकता दी गई, भारी उद्योगों को, हैवी इंडस्ट्रीज को, नहीं, और हाथ, अगर बोलोगे लिखा देने तो मैं लिखा दूंगा रोक के, बोलो, डिस्कशन कम कर देता हूं, डिस्कशन कम कर देता हूं और लिखवा देता हूं, क्या कैसा रहेगा? बोलिए बोलिए, हाँ अमन जी बोलिए, उधर नहीं, अच्छा मयंक जी, क्या करूं? हाँ, तो हाथ नहीं चलाइएगा तो मुझे दिक्कत होगी या नहीं होगी? क्योंकि मुझे लगेगा कि हाथ में जब कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, नहीं,
तो ये तो एक तरह से आसाराम बापू का बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं और लास्ट में जाते वक्त कह देंगे सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं, तो अगर वो महालनोबिस मॉडल में देखें, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी अपनाई गई, औद्योगिक विकास की जो रणनीति अपनाई गई, उसमें पूंजी आधारित भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और पूंजी आधारित भारी उद्योगों के विकास पर जो बल दिया गया, ठीक है, तो उसके पीछे सोच क्या काम कर रही थी? तो सोच ये काम कर रही थी कि दरअसल भारत में एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट था, भारत की आबादी बड़ी थी, नहीं? तो भारत का डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट, भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार क्या था? भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार ज्यादा बड़ा था। और चूंकि भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार ज्यादा बड़ा था, इसलिए यह उम्मीद की गई कि वह घरेलू उपभोक्ता बाजार जो है, कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा उसके कंजम्पशन में समर्थ होगा। और कैपिटल गुड्स का कंजम्पशन जो है वह किसको प्रमोट करेगा? वह जो है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित उद्योगों को क्या करेगा? वह प्रोत्साहित करेगा, उत्प्रेरित करेगा उसके विकास को। यह सोचा गया, नहीं? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है। आप अगर देखें, उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित उद्योगों का जितना तेजी से विकास होना चाहिए, उतना तेजी से कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का विस्तार नहीं हुआ, उतना तेजी से कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होगा? झटका लगेगा या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक शॉक का काम करता, झटके का काम करता। अगेन अगर आप देखें तो एसएसआईज के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों के लिए क्या किया गया? कहीं पर साइड में लिख करके रख लेंगे, पहले इसको फिनिश कर दूं तो डेफिनेशन इसका बतला दूंगा। लघु उद्योग क्या है, सूक्ष्म उद्योग क्या है। तो लघु उद्योगों के लिए आप देखेंगे 1967 में रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। नाइनटीन 1967 में इसका उद्देश्य क्या था? इसका पर्पस यह था, जो कैपिटल बेस्ड हैवी इंडस्ट्री के ग्रोथ को फोकस किया गया महालनोबिस मॉडल में, इसके कारण जो एक इम्बैलेंसेज क्रिएट हुआ है, इसके कारण जो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है, उस असंतुलन को क्या किया जाए? उस असंतुलन को दूर किया जाए। और उस असंतुलन को तब दूर किया जाएगा जब इनके पैरेलल लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाए। अब इसके लिए क्या किया गया? डिफरेंट प्रोडक्शन आइटम्स जो थे, डिफरेंट आइटम्स जो थे, उनमें से कई आइटम्स को एसएसआई के लिए रिजर्व कर दिया गया। अर्थात उन मदों में केवल लघु उद्योगों के द्वारा ही उत्पादन किया जा सकता।